हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम आपको जो लोग हिंदी साहित्य से हैं, जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा देना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और हम आज आपको पहली क्लास से आदिकाल पढ़ाएंगे। और यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि चयन परीक्षा या पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आने में तो अभी काफ़ी देर है। तो देखिए, पढ़ाई तो अभी से अगर आप शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके नोटिफिकेशन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी वीडियो पर हम क्या फोकस करेंगे कि हम क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो पात्रता और चयन परीक्षा में एक जैसी है। जैसे आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, छायावादी काल हो गया। इस प्रकार से जितने भी काल होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, जो चीज़ें दोनों में कॉमन है पहले हम वो पढ़ाएंगे, ताकि पात्रता वाले भी पढ़ सकें और चयन वाले भी पढ़ सकें। इसका नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, या इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आदिकाल देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला चरण माना गया है उसे क्या माना गया है? आदिकाल। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इसमें 4 भागों में 4 युग को बांटा गया है, यानी चरण बांटा गया है इतिहास में। तो उसको जैसे किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने वीर काल कहा, किसी ने उसको चरण काल कहा, किसी ने समसामंत काल कहा। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें भी देखना है। वो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे कि किस आचार्य ने या किस लेखक ने उसको किस नाम से जाना। ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम चरण आदिकाल पर। तो सबसे पहले प्रथम चरण आदिकाल को आदिकाल के नाम से किसने संबोधित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आदिकाल को जो सबसे यहाँ पर आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन्होंने इसको किस नाम से जाना? वीरगाथा काल से। क्योंकि देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, डॉक्टर नागेंद्र हो गए, ये इनके कोटेशन भी बहुत आते हैं और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी बहुत आती हैं। अब देखिए, हम आपको पहले कॉमन चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इसमें लिखा ना, आदिकाल, भक्तिकाल, इनसे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं, फेमस लेखक, उन सभी के बारे, फेमस और अनफेमस दोनों के बारे में ही पूछा जाता है। अब रचनाएं जो लगी हुई हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर जो वीर गाथा काल है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, उसका समय क्या माना है? तो देखिए, उसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? जितने भी काल हैं उनको अलग अलग समय में बांटा गया है। तो उसका समय क्या बांटा गया है? 993 से 1318 तक का माना गया है। वे इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति प्रधान को मानकर चले हैं। इस काल में अधिकांश साहित्य रासो साहित्य के रूप में मिलते हैं। जो आपका आदि काल है, इसमें जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब किस नाम से जानी जाती हैं? रासो साहित्य। यानी इसमें लौकिक साहित्य हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जो पीछे लगेगा उसमें रासो साहित्य जरूर लगेगा, यानी रासो लगेगा। जैसे आप देख सकते पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, इस प्रकार से आपको उदाहरण मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल रासो साहित्य ही इसमें रहे हैं और लौकिक चीज़ें भी रही हैं, लेकिन उसमें भी क्या है? रासो चीज़ें, यानी रासो के बारे में ही कुछ वर्णन किया गया, कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें आए ही हैं। ये इसमें डीप में है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम डीप में भी इसको पढ़ा देंगे। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव था? तो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव था? प्राकृतिक चित्रण, भक्ति, श्रृंगार और राष्ट्रीय चेतना। तो हमारे पास जो भी बुक हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर हम आधे आधे घंटे की वीडियो भी बनाते हैं तो बहुत सारी वीडियो बनेगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले वो देख लेते हैं, जो पात्रता और चयन दोनों में आपको काम में आने वाले हैं।
तो यहाँ पर इसका अब हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चले जाएंगे। इसमें हम पूरा आपको ऑप्शन नहीं पढ़ के सुनाएंगे, आप पढ़ते चले जाइएगा साथ में। राष्ट्रीय चेतना। राहुल सातकान के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो राहुल सातकान के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरपाद। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, तो सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। देखिए, सिद्ध साहित्य जो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण, ये सोचिए, साहित्य हैं, क्योंकि इसमें नाथ साहित्य आते हैं, सिद्ध साहित्य आते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लौकिक साहित्य हो गया, अलौकिक साहित्य हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपको डीप में पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन से हैं? तो सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन से हैं? इसका बी राइट आंसर रहेगा। तो हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके कवर होंगे। सिद्धों की वामा वार्गी भोग प्रधान साधना, ये देखिए कोटेशन दिया हुआ है, महत्वपूर्ण है ये इतना, की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है? तो कौन सा है? नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में एक मेन बात है, इसके बारे में कुछ पॉइंटों में पूछा जा सकता है और आंसर दिया जा सकता है उपरोक्त सभी। जैसे कि देखिए, जो नाथ साहित्य वाले होते हैं वो महिलाओं से नफ़रत करते हैं। ये सोचिए आप, महिलाओं से नफ़रत करते हैं, या फिर जो भी है उनका, वो महिलाओं से मतलब उनके साहित्य में, या उनके गुरु जो गोरखनाथ थे वो महिलाओं से मतलब बहुत दूर, और जो भी नफ़रत वगैरह थे। अब ये हम नहीं कहना चाहते वो नफ़रत करते थे, दूर रहते थे, क्या था, लेकिन नफ़रत करते थे। दूसरा, आप नाथ साहित्य वाले देखे होंगे, वो कानों में कुंडल धारण करते हैं, लेकिन कानों के जैसे मतलब महिलाएं बाली पहनती हैं वैसा नहीं, कान के जो मध्य कर्ण में उनका छेद वहाँ पर होता था। तो वहाँ मतलब ये नाथ साहित्य के बारे में फेमस चीज़ें हैं कि वो बीच में कुंडल धारण। आपने योगी आदित्यनाथ को देखा होगा, वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके आप कभी कानों के कुंडलों पर ध्यान देना। तो वो यहाँ पर जो एक पट्टी होती है जिस पे महिलाएं कान छेद करवा कर बाली वगैरह पहनती, वहाँ पे नहीं पहनते, वो ऊपर पहनते हैं। तो एक ये चीज़ फेमस है। तीसरा, उनका मदिरा शराब, 5 चीज़ों के कारण नाथ साहित्य में, मतलब नाथ साहित्य बाकी, मतलब साहित्य नहीं, नाथ जो संप्रदाय था वो बाकी संप्रदाय से अलग था। उसमें जैसे शराब, मछली, मतलब मांस मछली हो गया, और महिला, और उसके बाद कुंडल, और इस प्रकार से उनकी 5 चीज़ें थीं। तो इस प्रकार से उनको दिया गया है, उनकी 5 चीज़ों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी रहेगा। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती थी? तो अभी हमने आपको बता दिया कि नारी की निंदा करने वाला संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय है। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? 7वां प्रश्न है आपका, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? तो किस प्रकार के? जैन साहित्य। अब आपने देखा होगा बहुत सारे जैन साहित्य, जैसे कि जैन साहित्य अधिक फेमस हुआ, और जैन साहित्य में क्या मतलब वो रही रचना उनकी? शवकाचार, क्या नाम है उसका, एक भत्तेश्वर बाहुबली रास है, इस प्रकार शवकाचार और चंदन वाला रास, इस प्रकार से बहुत सारे उनके जैन साहित्यों, जिसमें जैनों, जैसे कि जैन साहित्यों से आए हुए लेखक थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा। नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो किस भाषा का प्रयोग किया? अटावा भाषा का। ए इसका राइट आंसर सही रहेगा। संघ भाषा का अर्थ है, तो संघ भाषा का क्या अर्थ है? संघ भाषा वो थी, इसका ए राइट आंसर
सही रहेगा। जो अनुभूतियों का संकेत कराने वाली प्रतीक भाषा हो, जैसे आप देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, बहुत सारी लिपि पढ़ते हैं और उसमें भाषाएं भी होती हैं, उसमें अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का, जो ये नाथ साहित्य सॉरी जैन साहित्य थे उस उनमें ये भाषा चलती थी। वो उस समय क्या था, प्रतीकों के माध्यम से जो अपनी बात व्यक्त की जाती थी। संघ भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो संघ भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता था? सिद्धों में। तो सबसे पहले कौन हुए? सिद्ध हुए। उसके बाद कौन आए? उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे कि मान लीजिए एक कोई साधु होते हैं, उसके बाद उनके चेले, फिर उनके चेले, इस प्रकार से ये पहले सिद्ध आए, फिर जैन आए, फिर नाथ आए। इस प्रकार से ये शायद पहले फिर नाथ आए थे, फिर जैन आए। पहले सिद्ध आए, फिर जैन आए, उसके बाद आपके इस प्रकार से ये चलते गए और इनके शिष्यों ने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें आने की संभावना लग रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको जानना चाहिए, और रासो शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्यों प्रचलन में आया, ये भी सब आपको जानना चाहिए। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से हुई है। रसिक और रासो, रसिक का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ में रम कर उसका रस ले, वो रसिक होता है। और जिस चीज़ से उन्हें रस की उत्पत्ति हो, जैसे हमें किसी उपन्यास को, कहानी को पढ़ने के बाद कहानी से हमें रस प्राप्त हुआ, इसलिए हम बार बार उसको पढ़ते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, और जिसने पढ़ा वो रसिक हो गया, और जिस कहानी को हमने पढ़ा वो काव्य, रस काव्य हो गया। रासो शब्द का संबंध रामायण से किसने जोड़ा है? तो रासो शब्द का संबंध रामायण से किसने जोड़ा है? इसका देखिए हमने आपको बताया ही नहीं। रसिक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई। तो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जोड़ा है रामायण से। बीसल देव रासो में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह और पुनर्मिलन की कथा है? तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि भले ये बीसल देव रासो है, इसमें नायक और नायिका के श्रृंगार वर्णन का भी आपको मतलब यहाँ पर देखने का मिलेगा। तो इसमें जो नायिका है उसका पूछा है, क्योंकि बीसल देव मतलब जो नायक है उनका नाम तो यहाँ पर नहीं पूछा, और नायिका का नाम पूछा है। तो इसका राज राजेश्वरी इसका नाम रहेगा। खुमान रासों में क्या बताया गया है? बीसल देव रासों में राजमती जो उसकी नायिका थी वो कौन थी? राजमती थी। खुमान रासों में किसका वर्णन किया गया है? तो चित्तौड़ के खुमानों के युद्धों का वर्णन किया गया है। देखिए खुमान रासों में केवल एक ही युद्ध का वर्णन नहीं किया गया, वहाँ नायक नायिका का वर्णन भी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है? ये देखिए क्योंकि इसके बारे में जितने भी ये रासो साहित्य हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो ठीक ढंग से मतलब जो जैसे लिखित तौर पे होती हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिली, इसलिए इनको अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। तो कौन सी हैं? इसका डी आंसर सही रहेगा। बी और सी दोनों, पृथ्वीराज रासो और परिमल रासो। पृथ्वीराज रासो की भी ऐसे आप अगर इतिहास में जाकर देखिए, मतलब इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास दोनों में आप देखिए तो कोई प्रमाणित लिखित दस्तावेज नहीं है। जैसे पूरी एक इतिहास वर्धक कहानी लिखी, कुछ कुछ स्टेप में है तो उसे जोड़कर लेखकों ने उसे पूरा कर दिया, कुछ उन्होंने अपने इससे कर दिया। इसमें पृथ्वीराज रासो का वर्णिक विषय क्या है? तो पृथ्वीराज रासो का वर्णिक विषय क्या है? वीर गाथा।
क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे उनकी लड़ाइयों का, जो उन्होंने लड़ाइयाँ की उनका वर्णन मिलता है। साथ में जो उनकी नायिका थी उनका भी वर्णन मिलता है। उनकी नायिका क्या क्या नाम था, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? तो ऐतिहासिक, क्योंकि जितनी भी उन्होंने लड़ाई की थी, लड़ाइयाँ हुई इतिहास में, वो पूरी ठीक ढंग से प्रमाणित नहीं मिलती। किसी का मतलब कहीं के सन वाले पेज गायब हैं। तो इसीलिए वहाँ पर आपने एक फेमस सीरियल सुना होगा मैं दिल्ली हूँ, उसमें जब पृथ्वीराज चौहान पर सीरियल आया था तब उसको रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई थी जिसके कारण विवाद हो सकता था। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अब देखिए किसने नहीं माना है तो और किसने माना है, ये दोनों बातें आपको जानना जरूरी है। तो देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर ने इनको प्रामाणिक माना है कि नहीं, हम पृथ्वीराज रासो जो उपलब्ध है वो बिल्कुल सही है और हम इसको मानेंगे। और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रामाणिक नहीं माना है, अर्ध प्रामाणिक माना है। ठीक है, ये दोनों कोटेशन आपको याद रखना होंगे। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने माना है? कि चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासो के सखा भी थे और उनके समय के लेखक थे। जो जितनी भी पृथ्वीराज चौहान पर रचनाएं आपको मिलेंगी उन सभी के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई थे। अब उनको उसके समकालीन किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नहीं, गा से तदासी ने माना है इसको। छंदों का अजब्य घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो छंदों का अजब्य घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? पृथ्वीराज रासो कहलाता है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित हो। तो ऐसे शासक कौन हैं जिनकी ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन हो सकते हैं जिनकी सभी रचना अजमेर के शासक से संबंधित हैं? तो इसका बी राइट आंसर रहेगा, नरपति नाहल। रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? डी इसका सही है, क्योंकि देखिए पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। तो ये इधर इधर हो चुके हैं और ये पूरे गलत, इनके ऑप्शन यानी लेखकों के नाम गलत दिए हुए हैं। तो आप नेक्स्ट हम इसमें आपको पढ़ाते चले जाएंगे, आप इसमें देख लीजिएगा। निम्नलिखित कृतियाँ और उनके कृतिकारों के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। देखिए ऊपर क्या दिया था, कौन सा सही दिया? खुमान रासो दलपति विजय, ये सही है आपका। अब नीचे आप देखिए खुमान रासो दलपति विजय, ये आपका सही है केवल। सॉरी, आपको असत्य बताना है तो डी इसका सही रहेगा, क्योंकि ये सभी परमल रासो ये सही है, जगनिक ने लिखा, और खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा और ये भी सही है, लेकिन ये आपका डी वाला गलत है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो भी आदिकाल पर ही बनाएंगे।